किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। पुस्तिका का शीर्षक है कार्ल मार्क्स, जीवन और शिक्षाएं। इस पुस्तिका को लिखा है ज़ेल्डा काहन कोर्ट्स ने। सर्वप्रथम ये पुस्तिका अपने मूल रूप में सन 1918 में प्रकाशित हुई थी। इसका हिंदी अनुवाद किया है अमर नदीम ने, प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। आइए सुनते हैं इस पुस्तिका की 5वीं कड़ी। इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा। हम इस विषय पर यहाँ और अधिक विस्तार में नहीं जा सकते, परंतु मार्क्स की सैद्धांतिक विवेचना का समाहार करने से पूर्व इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। अब तक प्रवर्तित सारे सिद्धांतों में सर्वाधिक अनर्थ इसी सिद्धांत का किया गया है, जबकि यही सिद्धांत मार्क्स की शिक्षाओं का सारतत्व है। निस्संदेह इस अवधारणा से हमारा ये तात्पर्य नहीं है कि किसी भी युग में व्यक्ति के क्रियाकलाप उसके निजी भौतिक लाभ मात्र से संचालित होते हैं। इसके विपरीत एक भौतिकवादी ही सबसे पहले व्यक्तियों के उत्साह, आदर्शों और आकांक्षाओं को पहचानता है। मार्क्स की भौतिकवादी ऐतिहासिक अवधारणा को स्वीकार करने वाले दार्शनिक भौतिकवादी ही अपने आदर्शों के लिए अपने भौतिक सुखों को त्यागने को प्रस्तुत रहते हैं, और उन्होंने ऐसा त्याग किया भी है, जिसका एक उदाहरण रूस के मार्क्सवादी समाजवादी हैं, जो अपने जीवन के प्रियतम उद्देश्य सामाजिक क्रांति के लिए अपने जीवन सहित अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं। एक भौतिकवादी की विशिष्टता ये नहीं है कि उसके कोई आदर्श नहीं होते या फिर वो दूसरों के आदर्शों को मान्यता नहीं देता, अपितु ये है कि वो और भी गहराई में जाकर इन आदर्शों और इस उत्साह के स्रोत की जांच करता है कि ये विशिष्ट आदर्श, आचार, व्यवहार और विचार इस विशिष्ट युग में ही क्यों उपजे। उदाहरण के लिए ऐसा क्यों है कि जहां एक ओर हम नरभक्षण, दासता और भूदासत्व के विचार तक से कांप जाते हैं, वहीं दासता के वर्तमान दबे स्वरूपों पर हमें कोई आपत्ति नहीं होती। जब समाज की उत्पादक शक्तियां बहुत ही छोटे और आदिम स्तर पर थीं, तो किसी युद्धबंदी या अपनी सीमा में पकड़े गए किसी घुसपैठिए की उसके विजेताओं के लिए भोजन बनने के अतिरिक्त और कोई उपयोगिता नहीं हो सकती थी। उसे जीवित रखना समाज के लिए एक बोझ ही होता, और एक अकिंचन समाज के लिए तो एक असहनीय बोझ। एक नरभक्षी अपने आप से इस तरह के तर्क नहीं करता रहा होगा, अपितु अनजाने में ही तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य में वो स्वयं, उसके विचारों, उसकी नैतिक भावनाओं, उसके संपूर्ण मनोजगत के लिए अपने जैसे ही किसी मनुष्य को खा जाना एक स्वाभाविक और नैतिक कृत्य रहा होगा। कुछ ऐसा ही उन पिछड़े समाजों में स्त्री या अत्यंत दुर्बल शिशुओं की हत्या के बारे में कहा जा सकता है, जो अन्यथा अपने बच्चों के प्रति बहुत ही अधिक दया ममता रखते थे, परंतु उत्पादक शक्तियों के विकास और जीवन निर्वाह के साधनों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त मनुष्य बोझ न रहकर एक वरदान बन गए। एक नया आदर्श, मानव जीवन की पवित्रता और नरभक्षण की विभत्सता का आदर्श पहले अस्पष्ट रूप से और फिर अधिक सशक्त रूप से प्रकट हुआ, जिसने पुराने आदर्श का स्थान ले लिया। परंतु इस आदर्श के प्रकटीकरण के मूल में क्या था? नैतिक दृष्टिकोण में इस प्रायः अचेतन परिवर्तन का कारण क्या था? सीधा सा उत्तर है उत्पादक शक्तियों का विकास या उत्तरकालीन सामाजिक व्यवस्थाओं में उत्पादन पद्धतियों में परिवर्तन। हम अब अपने दुर्बल शिशुओं को मारते नहीं हैं, अपितु उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने पर ध्यान दिए बिना ही उस कच्ची उम्र में ही कारखाने और वर्कशॉप के दम घोटू माहौल में सांस लेने भेज देते हैं, जिस उम्र में उन्हें स्कूल या फिर खुली हवा में होना चाहिए। हम उबाऊ श्रम से उनके शरीर, मन और आत्मा को कुचल देते हैं। दयालु, ईमानदार
और कोमल हृदय होते हुए भी हम मानव जाति के बहुमत को उन सब चीजों से वंचित कर देते हैं जो जीवन को जीने योग्य बनाती है। हमारी नैतिकता, हमारा धर्म इसकी अनुमति देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी उत्पादन पद्धति के लिए सस्ते श्रम की भरपूर आपूर्ति आवश्यक है। व्यक्तिगत रूप से श्रमिक पर चाहे जो भी बीते, हम निजी संपत्ति और चोरी के बारे में कानूनों का निर्माण और पालन करते हैं। हम कुछ निश्चित आचार संहिताओं का पालन करते हैं और इन कानूनों और नैतिक मूल्यों को अपरिवर्तनीय मानते हैं। और फिर भी हम एक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा बहुसंख्यक वर्ग के श्रम के उत्पादन को हथिया लिए जाने की अनुमति देते हैं और इसे एक वैध, ईमानदार और न्याय संगत कार्य मानते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि जैसा कि मार्क्स ने स्पष्ट किया है, हमारे अनजाने में ही शासक वर्गों के आचार और कानून पूरे समाज पर ही अधिरोपित हो जाते हैं और उसी माहौल में पलने बढ़ने के कारण हम उन्हें सहज स्वाभाविक मान लेते हैं, जबकि वास्तव में वे आर्थिक औद्योगिक परिस्थितियों के एक विशिष्ट स्वरूप से ही उपजते हैं। पर हम में से कई लोग इस व्यवस्था से विद्रोह कर देते हैं। हमारा कहना है कि हम कुछ सिद्धांतों को मात्र इसलिए नैतिक नहीं मान सकते क्योंकि वे परंपराओं द्वारा पवित्र ठहरा दिए गए हैं या फिर वे शासक वर्ग के लिए सुविधाजनक हैं। हम एक ऐसी नई सामाजिक व्यवस्था के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तत्पर हैं जिसमें वर्तमान व्यवस्था के भयावह पक्ष सदा सर्वदा के लिए दफन कर दिए जाएंगे। ऐसे विचार और आदर्श कैसे हमारे मन में स्थान बना लेते हैं और वो क्या है जो उन्हें समाजवाद की मांग उठाने वाला वर्तमान स्वरूप प्रदान करता है? क्योंकि पूंजीवाद का समय तेजी के साथ बीत रहा है, क्योंकि जैसे कि मार्क्स ने स्पष्ट किया और जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं कि समाज का वर्तमान पूंजीवादी स्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में हुई बृहत्काय प्रगति के साथ तालमेल बिठा पाने में उत्तरोत्तर अक्षम होता जा रहा है। साथ ही पूंजीवादी समाज से उद्भूत जीवन का संपूर्ण ढांचा, शहरों में लोगों के विशाल समूहों का एकत्रीकरण, कारखानों में मजदूरों की विशाल संख्या का एक दूसरे के संपर्क में आना, उत्पादन के उत्तरोत्तर अधिक केंद्रीकृत और सामूहिक स्वरूपों से हुई औद्योगिक प्रगति, संपत्ति विहीन वर्गों की अवर्णनीय निर्धनता और यातना की तुलना में संपत्तिशाली वर्गों की अभूतपूर्व संपत्ति और वैभव, ये सभी और इनके अतिरिक्त और भी अनेक बातों ने, जिनकी चर्चा करने का यहाँ समय नहीं है, हमें नए आदर्श, नई शिक्षाएं और नया उत्साह प्रदान किया है। पुरातन के बीज से ही नवीन के बीज प्रस्फुटित होने लगे हैं और धीरे धीरे नए आदर्श पुरानों का स्थान लेते जा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि पूंजीवाद का बिखराव और समाजवाद की स्थापना अपरिहार्य है, तो इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि यदि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तब भी समाजवाद का फल हमारी गोद में आ गिरेगा। नहीं, अपरिहार्य ये है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बिना कुछ किए बैठे नहीं रहेंगे। अपरिहार्य ये है कि हर पूंजीवादी देश की जनसंख्या के लगातार बढ़ते हिस्से विद्रोह के लिए उठ खड़े हों और उस व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप को समझने लगे जिसमें हम रहते हैं। अपरिहार्य ये है कि उत्पादन के क्षेत्र में नित्य प्रति उभरता सामूहिकीकरण उत्पादन में लगे मजदूरों के संगठन में परिणित हो जाए, पहले तो अपेक्षितया छोटे आर्थिक लाभों के लिए और उत्तरोत्तर अग्रसर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। उत्पादन प्रक्रिया का दास बने रहने के स्थान पर उस प्रक्रिया का स्वामी बनने के उद्देश्य के लिए। संक्षेप में, ये समाजवाद के लिए आर्थिक परिस्थितियों के परिपक्व होने के साथ साथ ही मजदूरों की पूंजीवादी मानसिकता का भी समाजवादी मानसिकता में परिवर्तित होना अपरिहार्य है। इस परिवर्तन की आवश्यकता और अनिवार्यता को हम जितना अधिक समझेंगे, उतने उत्साह से हम उन आदर्शों के लिए काम करेंगे जिन्हें हम समाज के ऐतिहासिक विकास के अनुकूल समझते हैं। उतनी ही शीघ्रता से यह परिवर्तन होगा। अतः एक भौतिकवादी और कुछ भी हो भाग्यवादी नहीं होता, वो मात्र तार्किक और व्यवहारिक होता है। मात्र सहानुभूति से प्रेरित होकर मनमोहक योजनाएं बनाने के स्थान पर, जैसा कि आदर्शवादी समाजवादी करते हैं, जिनको कि व्यवहार में लाना संभव भी हो सकता है और नहीं भी। वो जानता है कि किस दिशा में कार्य करने से प्रयास फलीभूत होंगे
और उसी दिशा में वो अपने प्रयास केंद्रित करता है। साथ ही अपने तरीकों का चुनाव करने में भी वो आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों का जायजा लेता है। यहाँ वो पाता है कि पूंजीपति द्वारा कोई भी समतुल्य भुगतान किए बिना मजदूरों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त मूल्य का अधिग्रहण ही हमारे पूंजीवादी समाज को इसका विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। इसी का परिणाम है कि पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच में एक मूलभूत अंतर विरोध होता है। पूंजी की दास्तां से मुक्ति में सबसे गहरी दिलचस्पी मजदूर वर्ग की होती है और यही कारण है कि एक वैज्ञानिक समाजवादी की अपील मुख्यतया मजदूरों को ही संबोधित होती है। और फिर आज की परिस्थितियों के अध्ययन से भी ये बात समझ में आती है कि समाजवाद मजदूर वर्ग को ही सबसे अधिक आकर्षित करेगा। एक फैक्ट्री मजदूर, अपने छोटे से भूमि के टुकड़े पर खेती करने वाले एक किसान, एक छोटे व्यापारी या दुकानदार की मानसिकता पर उनकी जीवन दशाओं के प्रभाव की तुलना करके देखिए। किसान अलग थलग जीवन बिताता है, अपने जैसे अन्य लोगों से उसका संवाद बहुत सीमित होता है, उसकी सोच भी संकीर्ण होती है, उसे बाहर की विशाल दुनिया के बारे में न तो जानकारी होती है न परवाह। वो प्राकृतिक शक्तियों का दास होता है, उन पर निर्भर होता है, उन्हीं के भय के साए में जीता है और इस प्रकार अलौकिक शक्तियों में विश्वास करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होता है। उसकी जीविका भूमि के छोटे से निजी टुकड़े पर उसके अपने श्रम द्वारा चलती है। अपने जैसे अन्य किसानों के साथ एकजुट होने की बात उसके मन में बहुत मुश्किल से ही आ सकती है। समष्टिवाद, साझा मिल्कियत की बात से ही उसके मन में अपना सर्वस्व, अपना वो छोटा सा भूमि का टुकड़ा छिन जाने का भय पैदा हो जाता है जिस पर उसका पूरा जीवन निर्भर है। ये स्वाभाविक ही है कि वो अपना सर्वस्व किसी ऐसी वस्तु के लिए दांव पर नहीं लगाएगा जो उसके विचार से एक दिवा स्वप्न मात्र है। स्पष्ट है कि समाजवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए वो कोई उपयुक्त पात्र नहीं हो सकता। हाँ, उन बड़े बड़े फार्मों पर मजदूरी पर रखे गए किसानों की बात अलग है, जहां भूमि पर पूंजीवादी पद्धति से काम करवाया जाता है। अब बात करते हैं छोटे दुकानदार की। किसान की अपेक्षा उसके जीवन का सामाजिक दायरा कुछ अधिक व्यापक होने के कारण यद्यपि उसकी सोच भी कुछ अधिक विस्तृत होती है, परंतु फिर भी समाजवादियों की दृष्टि से वो भी उपयुक्त पात्र नहीं है। उसकी छोटी सी निजी संपत्ति उसे वर्तमान व्यवस्था में अपना भी एक हिस्सा होने की अनुभूति कराती है। वो हर दिन इसी भय में जीता है कि कहीं उसे भी मजदूरों की कतारों में न धकेल दिया जाए, पर वहीं उसे ये आशा भी बनी रहती है कि अपनी संपत्ति बढ़ाकर वो समाज के उच्चतर वर्गों में सम्मिलित हो सकेगा। ये सही है कि वो बड़े पूंजीपति से घृणा करता है, परंतु उसकी भावनाओं में अविश्वास कम और ईर्ष्या अधिक होती है। वो बड़े पूंजीपति के विरुद्ध भी खड़ा हो सकता है, परंतु मात्र एक प्रतिक्रियावादी उद्देश्य से, अर्थात आगे सामाजिक विकास को अवरुद्ध करने के लिए। और इसमें भी वो बहुत आगे तक नहीं जाता कि कहीं कठोर हाथों वाले मजदूर अपने गंदे हाथ उसकी संपत्ति पर न डाल दें। यही कारण है कि एक वर्ग के रूप में निम्न मध्यम वर्ग सदैव ही मजदूर वर्ग का एक अविश्वसनीय साथी ही साबित हुआ है। इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि इस वर्ग या इससे उच्चतर वर्गों के व्यक्ति मजदूरों की मुक्ति के संघर्ष में सम्मिलित हो ही नहीं सकते और अपने बेहतर अवसरों और ज्ञान के द्वारा आंदोलन की बड़ी सेवा कर ही नहीं सकते। शर्त बस ये है कि अब की बौद्धिक रूप से वे स्वयं को अपनी वर्गीय सीमाओं से मुक्त कर चुके हों, अर्थात वर्ग चेतन मजदूरों के आदर्शों को पूरी तरह अपना चुके हों। और अब अंत में फैक्ट्री मजदूर की बात करते हैं। उसके पास कोई निजी संपत्ति नहीं होती और इसी कारण निजी संपत्ति के प्रति उसका मोह भी अपेक्षातया कम होता है। हाँ, ये सच है कि निजी संपत्ति में उसकी आस्था होती है और वो उसके प्रति विस्मय और भय का भाव रखता है और अपने लिए भी उसका कुछ हिस्सा पाने की लालसा उसमें होती है, आदि आदि। परंतु निजी संपत्ति के प्रति उसका लगाव व्यक्तिगत नहीं होता। एक निजी संपत्ति विहीन समाज का विचार उसे इतना भयभीत नहीं करता जितना औरों को। उसके पास खोने के लिए कोई निजी संपत्ति नहीं होती, अतः वो समाज के एक ऐसे स्वरूप की संभावना को स्वीकार करने के लिए भी औरों की अपेक्षा अधिक तत्पर रहता है जिसमें किसी के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। वो अपने सहकर्मियों के साथ लगातार संपर्क में रहता है,
उसकी सोच भी अधिक विकसित होती है। वो वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रिया में अपने सहकर्मियों के साथ जुड़ा होता है और वस्तुओं के सामूहिक उत्पादन का विचार उसके लिए सहज स्वाभाविक होता है, जिसका अगला ही कदम होता है इन वस्तुओं के सामूहिक स्वामित्व का विचार। उसके मालिक अपने साझे हित के लिए संगठित होते हैं, तो मजदूर अपने साझा हितों के लिए संगठित क्यों न हो, और वे संगठित हो जाते हैं। कारखाने और शहर में प्रतिदिन उसका सामना अद्भुत मानवीय उपलब्धियों से होता है और वो देखता है कि कैसे मनुष्यों ने प्रकृति की शक्तियों पर विजय प्राप्त की है। परिणाम स्वरूप उसके मन से अलौकिक शक्तियों का भय भी किसी सीमा तक कम हो जाता है और वो अपने प्रयासों पर भरोसा करना सीखता है। इस तरह काम के दौरान पड़ने वाले अन्य सभी प्रभावों के साथ ही शिक्षा के प्रसार आदि कारणों से समाजवादी उद्देश्यों और आदर्शों का जब मजदूर वर्ग के मध्य प्रचार किया जाता है तो उनके बीज बहुत ही उपजाऊ धरती पर पड़ते हैं। और यही कारण है कि वैज्ञानिक समाजवादी ये कहते हैं कि औद्योगिक मजदूरों के समूहों द्वारा देर सबेर समाजवाद को अपनाया जाना अपरिहार्य है और मजदूरों के बीच अपना प्रचार करते हुए वे इस परिवर्तन की गति को जितना संभव हो उतनी तीव्र करने का प्रयास करते हैं। यदि इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा के इस संक्षिप्त विवेचन से हम इन कुछ भ्रांतियों के निराकरण और इस विषय में और अधिक अध्ययन मनन के लिए प्रेरित करने में सफल हुए तो कहा जा सकता है कि हमारा समय व्यर्थ में नष्ट नहीं हुआ। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही संक्षिप्त जीवनी जिसका शीर्षक है कार्ल मार्क्स जीवन और शिक्षाएं। ये इस पुस्तिका की 5वीं कड़ी थी। इस पुस्तिका को लिखा था ज़ेल्डा काहन कोट्स ने और उसका हिंदी अनुवाद किया है अमर नदीम ने और पुस्तिका के इस हिंदी अनुवाद को प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें या फिर अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें। सभी लिंक और हमारे बारे में और भी विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस पुस्तिका की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।